हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भौगोलिक परिचय से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, तो पहला पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के 0 माइल सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित शहर है। निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के 0 माइल सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित शहर है। ऑप्शन दे रहा है, पहला है रायपुर, दूसरा पुणे, और सी बता रहा है सूरत और हैदराबाद। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 माइल होता क्या है। देखिए, 0 माइल किसी ऐसा स्थान होता है जहाँ से किसी दूसरे शहर की दूरी को मापा जाता है। जैसे आप देखिएगा, पटना में भी 0 माइल है, उसके अलावा मुजफ्फरपुर में 0 माइल है। तो उन जगहों से दूसरे शहरों के बीच कितनी दूरी है उसके बारे में उसमें उसकी दूरी को मापा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं भारत का 0 माइल कहाँ है। तो भारत के 0 माइल की बात करें तो भारत का 0 माइल नागपुर में स्थित है। नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में इसलिए बनाया गया क्योंकि 1907 ईस्वी में ग्रेट ट्रिगोनमेट्री सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नागपुर शहर को भारत के भौगोलिक केंद्र में माना गया। इसलिए वहीं से किसी शहर को दूरी को मापा जाता है। तो वो कहाँ पर स्थित है, वो नागपुर में स्थित है। इस तरह की आकृति वहाँ पर यही है, 0 माइल ऑफ इंडिया नागपुर में ऐसी आकृति वहाँ पर बनाया गया है। यहीं से क्या होता है कि अनेक शहरों की दूरी को मापा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि निकटतम देशांतर पर स्थित है, 0 माइल सेंटर के निकटतम देशांतर पर कौन सा शहर इनमें से स्थित है। तो जो नागपुर के निकटतम देशांतर पर स्थित होगा वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन है निकटतम देशांतर पर स्थित। तो देखिए यहाँ पर है नागपुर। अब इसके निकटतम देशांतर की बात करें तो एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए रायपुर की बात करें तो यहाँ पर आपको 83 डिग्री के आसपास पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। उसके अलावा बात करें, एक और ऑप्शन है यहाँ पर सूरत। इसको बात करें तो ये क्या है, ये भी है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ देखिएगा तो ये है पुणे। इसका भी बात करें तो ये भी 75 के आसपास स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है यहाँ पर हैदराबाद। तो हैदराबाद की बात करें हम लोग तो हैदराबाद की नागपुर की बात करें तो ये 79 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, और हैदराबाद की बात करें तो ये 78 पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद क्या है, 0 माइल सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है विंध्यन श्रेणी, दूसरा अजंता श्रेणी, तीसरा अरावली श्रेणी, चौथा सतपुरा श्रेणी। अब इनको मैप पर देखते हैं कि किसका क्रम उत्तर से और दक्षिण के बीच कौन कौन से पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये है उत्तर से पूरा भारत का मैप जिस पर अनेक पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऊपर देखिएगा तो ये तो पूरा हिमालय का क्षेत्र है। उसके जस्ट नीचे आइएगा यहाँ पर तो देखिए यहीं पर है ये अरावली। ये गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी क्या है इसका, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंचा है। 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो देखिए यहाँ पर विंध्यन रेंज ये है अरावली के जस्ट नीचे में। ठीक है, ये क्या करता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, क्योंकि उत्तरी भारत के जल प्रवाह को दक्षिणी भारत के जल प्रवाह से क्या करता है, अलग करता है। तो ये हो गया विंध्यन रेंज। उसके जस्ट नीचे बात करें तो नर्मदा नदी घाटी के और विंध्यन रेंज के नीचे में क्या है, यहाँ पर सतपुरा श्रेणी नर्मदा नदी घाटी द्वारा विंध्यन रेंज से क्या होता है, अलग होता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर यह महाराष्ट्र में स्थित अजंता। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, देखिए पहले सबसे उत्तर में अरावली, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा सतपुरा, उसके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित अजंता। तो इसका आंसर मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो क्या हो जाएगा अरावली,
उसके बाद विंध्यन, उसके बाद सतपुरा, तब अजंता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तट दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका विस्तार। तो देखते हैं कौन कौन सा तट है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो पहला कह रहा है कि काठियावाड़ तट, इसका विस्तार क्या बता रहा है? सौराष्ट्र कच्छ से सूरत तक। दूसरा कह रहा है कोंकण तट, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक। तीसरा बता रहा है मालाबार तट, इसका विस्तार क्या बता रहा है? कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गंगा के डेल्टा तक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, और डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं मैप पर कि इनकी स्थिति और इनका विस्तार सही है या गलत। तो पहला कह रहा है काठियावाड़ तट, इसका विस्तार क्या बता रहा है? सौराष्ट्र से सूरत तक। तो देखिए ये है भारत का मैप। यहाँ पर देखिएगा गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर के सूरत तक एक तट रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। तो इस हिसाब से क्या है, ये पहला ऑप्शन क्या है? सही है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोंकण तट, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक। तो देखते हैं कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तक है? ये गोवा तक। महाराष्ट्र से गोवा, महाराष्ट्र से कहाँ तक है? गोवा तक। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ये कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक बता रहा है, लेकिन कोंकण तट का विस्तार कहाँ से है? महाराष्ट्र से गोवा तक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं मालाबार तट, कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा के डेल्टा से लेकर गंगा के डेल्टा तक। ठीक है, तो मालाबार तट की बात करें तो देखिए मालाबार तट कहाँ पर है? गोवा से शुरू होकर कहाँ तक आता है? केरल, यहाँ कन्याकुमारी तक। ये गोवा से कन्याकुमारी तक। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और कृष्णा से डेल्टा से लेकर गंगा के डेल्टा तक, तो ये क्या हो गया? ये भी ऑप्शन गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान दे रहा है, उसके अलावा यहाँ पर अवस्थिति, इसका मिलान करना है कि ये सही है या गलत है। स्थान की बात करें तो पहला है पोर्ट ब्लेयर, इसकी अवस्थिति कहाँ बता रहा है? उत्तरी अंडमान। दूसरा है इंदिरा पॉइंट, इसकी अवस्थिति क्या है? ग्रेट निकोबार। तीसरा है कोको आइलैंड और इसकी अवस्थिति क्या बता रहा है? म्यांमार। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है? तो केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं कि पोर्ट ब्लेयर की स्थिति उत्तरी अंडमान पर है या नहीं है। देखिए ये है अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का मैप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। एक है नॉर्थ अंडमान, दूसरा मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान। ठीक है, इसकी बात करें कि पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, लेकिन इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? अब पोर्ट ब्लेयर, इसकी नाम बदल क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। तो इसकी अवस्थिति देखते हैं कि ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है या नहीं। तो देखिए ये है साउथ अंडमान, ये है साउथ अंडमान। यहीं पर देखिए यहाँ पर क्या है? ये पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर की स्थिति कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान पर है, साउथ अंडमान पर है। इसकी अवस्थिति उत्तरी अंडमान पर नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर, और बता क्या रहा है या ऑप्शन में? उत्तरी अंडमान। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं इंदिरा पॉइंट, इसकी अवस्थिति क्या बता रहा है? ग्रेट निकोबार। तो देखते हैं इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति ग्रेट निकोबार पर है या नहीं। तो देखिए ये है निकोबार द्वीप समूह, जो 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है? अंडमान से अलग होता है। इसी का एक सबसे नीचे में द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसी का सबसे आखिरी बिंदु क्या कहता है? इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। और कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कोको आइलैंड, कहाँ बता रहा है इसका? म्यांमार। तो देखते हैं कोको आइलैंड कहाँ पर है। तो देखिए ये है अंडमान निकोबार, यहीं पर ये है देखिए कोको चैनल, और इसी के ऊपर एक थोड़ा सा द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कोको
द्वीप। ये क्या होता है, ये अंडमान निकोबार से कोको चैनल द्वारा अलग होता है। ये भौगोलिक दृष्टि से तो म्यांमार भारत का अंडमान निकोबार का भाग है, लेकिन इस पर किसका कंट्रोल है, वह है म्यांमार का। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये म्यांमार का ये भाग है। ठीक है, और कोको चैनल के इस तरफ देखिएगा तो क्या है, अंडमान सागर, अंडमान सागर, और इधर बात करें तो क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कोको चैनल क्या करता है, बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोको आइलैंड पर कंट्रोल किसका है, म्यांमार का। तो इसका ऑप्शन की बात करें क्या सही हो जाएगा, तो एक गलत है, तो पूछ क्या रहा है, सही सुमिलित, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 सही है। ठीक है, अब देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है। और दूसरा कह रहा है, डोडा बेटा नीलगिरी की चोटी के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है या नहीं। तो देखिए, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, और यहाँ से आता है पूर्वी घाट। अब मिलती कहाँ पर है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों के पास, नीलगिरी पहाड़ी पर। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, तो इसका ये तो हिसाब से ये पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की बात करें, डोडा बेटा नीलगिरी की चोटी के साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है या नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो नीलगिरी का देखिए यहीं पर है ये डोडा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर। लेकिन यहीं पर एक नीचे देखिएगा, यहाँ पर है अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, जो क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अनाईमुडी। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो ये है 2695 मीटर। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी, जो कितनी ऊंचाई है 2695। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। दूसरा कह रहा है, आकृति की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। और तीसरा कह रहा है, दीवार की भांति खड़ा है जिससे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। यह प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। दूसरा, आकृति की दृष्टि से यह एक संपूर्ण इकाई है। यह दीवार की भांति खड़ा है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन की बात करें, यह प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। तो देखिए, यह है पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो इसी तरह यहाँ से ही क्या होता है, त्रयंबकेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र, वहां से क्या निकलती है, गोदावरी। दूसरा बात करें यहीं पर, उसके नीचे में बात की जाए तो महाबलेश्वर, जिससे कौन सी नदी निकलती है, उसका नाम है कृष्णा। और नीचे देखिएगा तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी। तो इस हिसाब से क्या हो गया, पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ कावेरी, कृष्णा और गोदावरी निकलती है। दूसरा की बात करें, आकृति की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। तो इस हिसाब से ये बात करें तो देखिए, आकृति की दृष्टि से क्या है, ये संपूर्ण इकाई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा अकेले ही ये फैला हुआ है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन की बात करें, ये तो सही हो जाएगा। तीसरा की बात करें, यह दीवार की भांति खड़ा है जैसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। तो देखिएगा, पश्चिमी घाट में
ये दीवार की भांति ही खड़ा है पश्चिमी घाट, क्योंकि इसको केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा महाराष्ट्र में आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये जो केरल में है, ये सब दर्रे कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो क्या हो गया इस क्वेश्चन का? तीनों ऑप्शन सही, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। दूसरा, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। और तीसरा कह रहा है दक्कन पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 2, 1 और 2, केवल 1, 3 और 1, 2 और 3। ठीक है, तो देखते हैं कि गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है या नहीं। तो देखिए यही है अरावली पर्वत, यहाँ से दिल्ली तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, जो यहाँ पर दिया हुआ है गुरु शिखर। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1722 मीटर। ठीक है, और ये आबू पहाड़ी पर स्थित है। और आबू पहाड़ी की बात करें तो इस पर ही जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जिसका नाम है दिलवारा का जैन मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है, जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन कि गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करें कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि काली नदी दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है या नहीं। तो देखिए ये है कर्नाटक, और यहीं से एक नदी बहती है उत्तरी कन्नड़ जिले से, उत्तरी कन्नड़ जिले से, जो इसका नाम है काली। लेकिन ये क्या होता है कि ये दक्षिणी भारत में तो बहती है, लेकिन गिरती किधर है? अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, ये किस तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा? पूर्व की तरफ नहीं बहती है, किस तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। और गिरती कहाँ है? अरब सागर में, अरब सागर में। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि दक्कन पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। तो देखते हैं कि दक्कन पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है या नहीं। ठीक है, देखिए यहीं पर तापी नदी यहाँ सूरत में, गुजरात में बहती है, जिसके किनारे सूरत शहर स्थित है। इसके तरफ देखिएगा तो यहाँ से लेकर और ये पूरा इलाका क्षेत्र जो है से इसे ही दक्कन पठार कहा जाता है। दक्कन पठार जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान द्वारा। ठीक है, तो इसकी आकृति देखिए कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये ऑप्शन सही है। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन सही है और तीसरा भी सही है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, 2 क्या है? गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम। उपर्युक्त में से कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं? केवल 1, 3, केवल 1, 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो देखते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है म्यांमार, ये है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की बात करें तो भारत के साथ इसकी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य इसमें टच करते हैं इसके सीमा के साथ। तो देखिए पहला राज्य क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद ये मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य क्या है? म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? अरुणाचल प्रदेश तो क्या है? ये सही है। असम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मेघालय है और ये मिजोरम, मेघालय भी नहीं है और ये क्या है? मिजोरम। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है
उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? पहला पटकाई-बूम, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर से दक्षिण के क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे उत्तर की बात करें तो ट्रांस हिमालय में स्थित ही देखिए ये काराकोरम, काराकोरम सबसे उत्तर में है। उसके बाद बात करें तो ये लद्दाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जास्कर, और यहाँ देखिएगा अरुणाचल प्रदेश की इस एरिया में यहाँ पर तो क्या है ये पटकाई-बूम, पटकाई-बूम। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर पटकाई-बूम। तो इस हिसाब से देखिए, पहले हो जाएगा 3, उसके बाद 4, फिर देखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 जास्कर, और उसके बाद क्या हो जाएगा पटकाई-बूम। तो 3 4 2 1 जहाँ भी होगा इसका आंसर 3 4 और 2 1 कहाँ पर है, सी में है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काराकोरम की बात करें तो इसी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिची आर्कीपिलेगो द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग है? बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, अरब सागर द्वीप समूह, कच्चा तीबू द्वीप समूह, उसके बाद ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं किस द्वीप समूह का भाग है। तो देखिए, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। इसी में देखिए यहाँ पर ये जो पूरा द्वीप समूह दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसी का नाम है आर्कीपिलेगो। कहाँ पर है, साउथ अंडमान से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रिची आर्कीपिलेगो। तो कहाँ पर रिची आर्कीपिलेगो स्थित हो गया, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में। और इसी में देखिएगा तो एक है नील द्वीप। इसी का नाम बदल के सरकार ने क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप, इसका नाम शहीद द्वीप। और यहीं पर स्थित एक और द्वीप है जिसका नाम है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक। इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, इसका नाम बदल के कर दिया है स्वराज द्वीप। ठीक है, और एक और द्वीप है जिसका नाम है रॉस द्वीप, जो इसमें नहीं है, रॉस द्वीप। उसका नाम बदल के सरकार ने क्या कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। तो रिकी आर्कीपिलेगो कहाँ पर स्थित हो गया, बंगाल की खाड़ी की द्वीप समूह में। अब बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, अमिनी द्वीप व मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप, करामोरे द्वीप, अमिनी द्वीप और कनानुमोरे द्वीप और ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। ठीक है, तो इसका देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये कनामोरे, ठीक है, और यहीं से एक 11 डिग्री अक्षांश गुजरती है, इसका नाम है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है, 11 डिग्री चैनल। ये क्या करता है कि लक्षद्वीप समूह को, द्वीप समूह को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती। ठीक है, तो ये किस किस को अलग करता है, तो यहाँ पर है करामोरे द्वीप, और ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके ऑप्शन में कनामोरे है और अमीनी द्वीप। ठीक है, यहाँ पर है अमीनी द्वीप और ये कनामोरे द्वीप। तो ये हो जाएगा अमीनी द्वीप और ये क्या हो जाएगा, कनामोरे द्वीप। ठीक है, इस हिसाब से क्या इसका आंसर हो जाएगा, अमीनी द्वीप और कनामोरे द्वीप, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है वनस्पतियाँ, दूसरा वर्षा की मात्रा, तीसरा स्थलाकृतिक भिन्नता और चौथा जनजातीय। तो मेघालय में देखिएगा
तो ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है मेघालय का पठार, किससे अलग हुआ है? राजमहल गारो गैप के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें 3 पहाड़ियां हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है गारो, दूसरे का खासी और तीसरे का जयंतिया। इसका क्रम भी इसी तरह से है, पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ, ठीक है। तो इसका बात करें तो यहाँ पर पाई जाती 3 जनजातियां, इसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है? इन पहाड़ियों का नाम रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनजातियां, ठीक है। और खासी पहाड़ी की बात करें तो इसी में एक जगह जिसका नाम है मासिन राम, इसका नाम है मासिन राम, जहां पर दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है पाक जल संधि, न्यू मूर द्वीप, मन्नार की खाड़ी और पीरम द्वीप। अब देखते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच इनमें से कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें तो पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। पाक जल संधि, पाक जल संधि द्वारा क्या होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो क्या हो जाएगा? पाक स्टेट तो हो ही जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो नीचे में ये गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये भी कहाँ पर स्थित है? यहीं पर श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। न्यू मूर द्वीप की बात करें तो न्यू मूर द्वीप जो है से कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो अभी डूब चुका है। 1970 में आए भोला चक्रवात के कारण, भोला चक्रवात के कारण ये द्वीप समूह सामने नजर आया था, लेकिन अब क्या है? ये डूब चुका है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पीरम द्वीप की बात करें तो ये गुजरात में भावनगर जिला में खंभात की खाड़ी में स्थित है, खंभात की खाड़ी में स्थित ये द्वीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है गुजरात काठियावाड़, दूसरा महाराष्ट्र कोंकण, तीसरा कर्नाटक मालाबार, चौथा की बात करें तो केरल और कोरोमंडल तट। तो देखते हैं कि ये इसका जो मिलान है सही है या नहीं। तो गुजरात काठियावाड़ तट, तो देखिए ये है गुजरात पूरा, इसका तटीय क्षेत्र क्या कहता है? काठियावाड़। इस हिसाब से क्या है? गुजरात कहाँ पर स्थित है? काठियावाड़ तट गुजरात में स्थित है, तो क्या हो जाएगा? ये सही। दूसरा कह रहा है महाराष्ट्र कोंकण तट, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो ये पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो देखिएगा यहीं पर क्या है? ये कोंकण तट। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से गोवा तक क्या है? ये कोंकण तट। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये भी सही हो गया। अब कह रहा है कि कर्नाटक मालाबार तट, तो कर्नाटक की बात करें तो ये कर्नाटक पूरा यहाँ से इस हिसाब से है, ठीक है। तो कर्नाटक की तट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी कर्नाटक क्या हो जाएगा? मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? तो मंगलुरु, कर्नाटक में जगह है मंगलुरु, मंगलुरु से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब डी ऑप्शन क्या कर रहा है? केरल कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट की हम लोग बात करें तो कोरोमंडल तट कहाँ है? आंध्र प्रदेश से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। लेकिन केरल कहाँ पर है? केरल का विस्तार ये क्षेत्र तक है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कह क्या रहा है? पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं तो क्या हो जाएगा? ये केरल कहाँ पर है? कोरोमंडल तट, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न कह रहा है पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है?
सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सोन, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। और सिंधु, झेलम, घग्गर, चिनाब, रावी एवं सतलज। और आखिरी ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी, माही एवं सतलज। तो पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब 5 नदियों, पंजाब का मतलब ही होता है पंजाब, पंज आब, ठीक है। पंज मतलब 5, आब की बात करें तो आब का मतलब ये पानी होता है, अरबी में इसको पानी कहा जाता है। तो 5 नदियों से जो घिरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? पंजाब, ठीक है। तो पंजाब की बात है कौन कौन नदियों से घिरा हुआ है, तो देखिएगा सबसे पहले इधर सिंधु, उसके बाद सिंधु तो अलग है, ये इससे गुजरता है, यहाँ पर देखिएगा झेलम, उसके बाद चिनाब, झेलम, चिनाब, उसके बाद बात कीजिएगा तो यहाँ पर है रावी, रावी, यहीं पर देखिएगा तो एक ब्यास, ब्यास नदी है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये है पूरा सतलज, सतलज। तो पंजाब किन किन नदियों के किन किन नदियों पर स्थित है? पंजाब से कौन कौन नदी गुजरती है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये 5 नदियों के से घिरा हुआ पंजाब है। और बात करें कि इन सब के बीच दोआब भी होता है, 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहता है? दोआब। तो देखिएगा सिंधु और झेलम के बीच के, सिंधु और झेलम के बीच की बात करें तो इसको कहा जाता है सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहिए झेलम और चिनाब के बीच तो क्या हो जाएगा? चज दोआब, इसको चज बोलिए कि झ रखिएगा याद तो ठीक रहेगा, आगे झेलम भी है और चिनाब भी है, इससे याद हो जाएगा। और झ लगा लेते हैं तो दोआब। उसके बाद बात करें कि चिनाब और रावी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? चिनाब और रावी की रचना दोआब, दोआब, ठीक है। उसके बाद बात करें रावी और ब्यास की तो क्या हो जाएगा? बारी दोआब, बारी दोआब।